हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, या फिर वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। तो आपको याद रखना है, उत्पादक शब्द संपदा उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग हम लिखने और बोलने में सक्रिय रूप से करते हैं, यानी वे शब्द जो हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। ठीक है, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं, ये आपका पठन कौशल से संबंधित है। वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, ये भी आपका ग्राह्य शब्द संपदा कौशल से संबंधित है, तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, वे शब्द जिनका हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, तो ये भी आपका ग्राह्य शब्द संपदा यानी कि रिसेप्टिव वोकैबुलरी से संबंधित है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, एक 7 माह की शिशु है, वो अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं, वो किस रूप से संप्रेषित कर रही है? आपको बताना है। ठीक है, कूजन, भाषिक वाक, सोनिम या बबलाना। तो आपको याद रखना है कूइंग क्या होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कूइंग लगभग 1 से 2 महीने की उम्र से शुरू होता है, इसमें स्वर ध्वनियां प्रमुख होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बात करें भाषिक वाक की, तो ये वास्तविक शब्दों का प्रयोग करना है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात करें सोनिम की, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे, सोनिम यानी कि फोनीम भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात करें ऑप्शन डी, बबलाना। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बबलाना। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में शिशु स्वर व्यंजन की मिलाकर आवाजें निकालते हैं, और इसमें जो उम्र होती है वो लगभग 6 से 10 महीने होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? प्रक्रिया लेखन उपागम का, गहन पठन का, उत्पाद लेखन उपागम का, या फिर प्रारंभिक साक्षरता का? तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा आपको बताना है वो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रक्रिया लेखन उपागम। तो दोस्तों, ये लिखने की प्रक्रिया यानी कि योजना बनाना, लिखना आदि से संबंधित है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। गहन पठन, गहन पठन जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं किसी पाठ को गहराई से पढ़ना और समझना गहन पैटर्न कहलाता है, तो भी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उत्पाद लेखन उपागम, तो दोस्तों उत्पाद लेखन उपागम ये लेखन के अंतिम उत्पाद पर केंद्रित है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है प्रारंभिक साक्षरता। ठीक है, प्रारंभिक साक्षरता क्या होती है? तो ये वो चरण है जब बच्चे औपचारिक रूप से पढ़ना और लिखना शुरू करने से पहले भाषा के मौखिक और लिखित पहलुओं से जोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि बातचीत, कहानियां सुनना और साझा करना इस प्रक्रिया के मुख्य हिस्से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो विद्यार्थियों की उच्चारण और शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, मौन पठन, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर ऑप्शन डी सरसरी तौर पर पढ़ना। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, मौन पठन। मौन पठन क्या होता है? तो दोस्तों इसमें चुपचाप पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें चुपचाप पढ़ा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ने की गति और पाठ को समझने के लिए ये अच्छा होता है मौन पठन। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, तो जब छात्र जोर से पढ़ते हैं यानी कि तेज आवाज से पढ़ते हैं, तो वे शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, जिससे उनके उच्चारण में सुधार होता है और उन्हें नए शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ समझने का अवसर मिलता है, जिससे शब्द संपदा बढ़ती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये पाठ की समझ को परखता है। ठीक है, लेकिन सीधे उच्चारण में सहायक नहीं होता है। और ऑप्शन डी है सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी कि बहुत तेजी से पढ़ना, किसी पाठ का मुख्य विचार या सार समझने के लिए तेजी से पढ़ना, वो सरसरी तौर पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, भाषा विकास पर प्याजे महोदय का सिद्धांत बताता है कि भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है? आपको बताना है संबंध जोड़ने तथा समायोजन, समाज के साथ अंतःक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि, या फिर बालक के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण। तो इसमें पहला ऑप्शन है संबंध जोड़ने तथा समायोजन, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा विकास पर प्याजे महोदय का सिद्धांत बताता है कि भाषा
संबंध जोड़ने तथा समायोजन के माध्यम से सीखी जाती है। आपको याद रखना है पियाजे महोदय के सिद्धांत के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। ये मुख्य रूप से आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से सीखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है समाज के साथ अंतःक्रिया करके। तो आपको याद रखना है समाज के साथ अंतःक्रिया ये वाइगोत्स्की महोदय के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि तो आपको याद रखना है ये थॉर्नडाइक महोदय के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी बालक के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण तो दोस्तों आपको याद रखना है ये चॉम्स्की महोदय के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पियाजे के सिद्धांत से संबंधित पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे महोदय के सिद्धांत के अनुसार संबंध जोड़ने तथा समायोजन के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है किसी एक टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वो वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? टीम शिक्षण, मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग, सहपाठी शिक्षण या फिर सहपाठी परामर्श। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्या स्कैफोल्डिंग? दोस्तों आपको याद रखना है स्कैफोल्डिंग शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है जिससे विद्यार्थी धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है ये अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो अधिगम का प्रकार है और जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम या फिर ऑप्शन डी गत्यात्मक कौशल अधिगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अवधारणा अधिगम। आपको याद रखना है अवधारणा अधिगम एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना, अवधारणाओं, सिद्धांतों और संबंधों को समझने और सीखने में मदद की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ये किस तरह से मददगार है? अध्यापक को अध्यापन में विश्राम देने में या फिर कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। और बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है तो आपको याद रखना है हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों का उपयोग करके सटीक और बारीक गतिविधियां करने की क्षमता है, जैसे लिखना, बटन लगाना, कैंची चलाना, छोटी चीजें उठाना आदि जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? बुनियादी साक्षरता प्रतिफल, शिक्षण प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल या फिर संख्यात्मक प्रतिफल। तो दोस्तों वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं वे अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम। इसका अर्थ है कि किसी कोर्स या कक्षा के अंत तक छात्रों को क्या ज्ञान कौशल या क्षमता हासिल करनी चाहिए और वो उसे कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम कहते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती हैं, वो विद्यार्थियों को सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती हैं, वो कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? रचनावादी, पारंपरिक, उदारवादी या संरचनात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनावादी उपागम। दोस्तों आपको याद रखना है इसमें छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, समूह में काम करते हैं और अनुभवों से सीखते हैं। ये उपागम विचारों को साझा करने और बातचीत पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनावादी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? उद्देश्य
बनाना, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना या फिर शिक्षण सामग्री का चयन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो आपको याद रखना है उचित पाठ्य योजना प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। पाठ्य योजना का पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य बनाना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य बनाना। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम, विद्वता, अर्जन या स्वीकृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के तब इसे भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अर्जन वो प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवेश, परिवार और समाज के साथ रहकर, सुनकर, अनुकरण करके भाषा को सीखता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्यवहारवादी उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। आपको याद रखना है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को भाषा का उपयोग करके संवाद करने और संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें जो छात्र होते हैं वो जोड़ों में या समूह में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? समीक्षा करना, अंगीकार करना, अनुकूलन करना या मूल्यांकन करना। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने महसूस किया कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसकी जो भाषा है वो आपके शिक्षार्थियों के लिए कठिन है, फिर आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे कहा जाएगा अनुकूलन करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना ही अनुकूलन करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रभा के साथ बोलते हैं। आपकी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी होगी? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो आपको बताना है आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते हैं और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। ठीक है, बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, तो अब आपकी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है आपका जो पालन पोषण है वो ऐसे गाँव में हुआ था जहाँ सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। क्योंकि दोस्तों जहाँ आपका पालन पोषण हुआ है वहाँ हिंदी बोलते थे और आपने हिंदी सीख ली। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 15 प्रश्न कराए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।